हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्टडी विद संतोष में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट कर लिया था और अब नेक्स्ट 9वां चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन देखते हैं। देखो इसमें पहला है प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? कि पहला तो नियमित परावर्तन। जैसे पहला है नियमित परावर्तन। तो जब प्रकाश किरणें किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित किरणें उसी माध्यम में निश्चित दिशाओं में लौट जाती है, जिसे जिसे नियमित परावर्तन कहते हैं। अब सेकंड है विस्तृत परावर्तन। तो देखो इस परावर्तन में आपतित किरणें जब खुरदरी सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित किरणें अनिश्चित दिशाओं में लौट जाती है, जिसे विस्तृत परावर्तन कहते हैं। अब देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है क्या क्या है कि जो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और सर्वाधिक वेग निर्वात में होता है प्रकाश का, और न्यूनतम वेग होता है वो कांच में होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है परावर्तन के नियम। देखो परावर्तन के नियम क्या क्या है। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब एक ही तल में होते हैं। नेक्स्ट है आपतन कोण आई एवं परावर्तन कोण आर का मान बराबर होता है। परावर्तित किरण की आवृत्ति एवं चाल अपरिवर्तित रहती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट समतल दर्पण। समतल दर्पण देखो जो दर्पण एकदम समतल या सपाट हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इनकी विशेषताएं देखो। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा जाता है। प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। नेक्स्ट देखो इसके बाद में है प्रतिबिंब तथा बिंब दोनों एक ही चाल से गति करते हैं। नेक्स्ट देखो अब समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है और समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं जो पार्श्व परिवर्तन या उत्क्रमण क्या होता है। जब हम अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारा दायां हाथ प्रतिबिंब में बायां हाथ दिखाई देता है तथा हमारा बायां हाथ प्रतिबिंब में दायां हाथ दिखाई देता है। इस प्रकार वस्तु के प्रतिबिंब में पार्श्व बदल जाते हैं। इस घटना को पार्श्व परिवर्तन या उत्क्रमण कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में है गोलीय दर्पण। देखो गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। एक एक करके देखते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो अवतल दर्पण कहलाता है। अब नेक्स्ट इसके बाद में है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट देखो उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब देखो दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं क्या क्या है। पहला है दर्पण का ध्रुव। देखो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब मुख्य अक्ष क्या होता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव P व वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। इसके बाद में है वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R से दर्शाते हैं। अब नेक्स्ट है वक्रता केंद्र।
तो देखो, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी से दर्शाते हैं। अब नेक्स्ट है मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट है फोकस दूरी। देखो, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को उस दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। यदि दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है तो दर्पण की फोकस दूरी f बराबर r/2 होगी। नेक्स्ट है द्वारक। देखो, द्वारक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसके बाद में देखते हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। देखो, पहला है दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी तथा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होगी। नेक्स्ट इसके बाद में अवतल दर्पण। सेकंड पॉइंट है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण की मुख्य फोकस की ओर निर्देशित होने वाली किरण परावर्तन के उपरांत मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। थर्ड पॉइंट है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित होने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आयतित या परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाते हुए परावर्तन के नियमों का पालन करती है। इसके बाद में नेक्स्ट है देखो, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थितियां। पहला वस्तु की स्थिति अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस एफ पर, प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा। नेक्स्ट है देखो, जब वस्तु की स्थिति सी से परे हो तो प्रतिबिंब की स्थिति एफ तथा सी के बीच, प्रतिबिंब का आकार छोटा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा। इसके बाद नेक्स्ट है वस्तु सी पर हो जब तो देखो प्रतिबिंब की स्थिति सी पर, प्रतिबिंब का आकार समान, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टे। इसके बाद में नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट है जो वस्तु सी तथा एफ के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति सी से परे, प्रतिबिंब का आकार बड़ा, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा। देख, वस्तु जब एफ पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर, प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक बड़ा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं देखो, वस्तु P तथा F के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब का आकार बड़ा, प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधा। उत्तल दर्पण से संबंधित प्रतिबिंब बनने की स्थितियां। अब इसमें देखते हैं पहला जब वस्तु अनंत पर हो तो देखो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस एफ पर दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब का साइज अत्यधिक छोटा, प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति P तथा F के बीच दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब का आकार छोटा, प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधा। नेक्स्ट देखते हैं दर्पणों के उपयोग। देखो, अवतल दर्पणों के उपयोग क्या क्या है। अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्चलाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने में किया जाता है। नेक्स्ट
है। देखो दांतों के डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने में करते हैं। नेक्स्ट थर्ड है, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में है उत्तल दर्पणों के उपयोग। क्या है उत्तल दर्पणों के उपयोग? उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। यह दर्पण वाहन के पार्श्व में लगे होते हैं तथा इनमें ड्राइवर अपने पीछे से आने वाले वाहनों को देख सकते हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकें। इसके बाद में नेक्स्ट है, थर्ड पॉइंट है, उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं यद्यपि यह छोटा होता है। उत्तल दर्पणों का दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। नेक्स्ट है, देखो गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पणों से परावर्तन के लिए नए कार्तीय चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है। इसमें दर्पण के ध्रुव P को मूल बिंदु मानते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का एक्स अक्ष लिया जाता है। यह परिपाटी निम्न प्रकार है। अब इसमें पहला है, देखो वस्तु को दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक तथा मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। अब इसका नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखते हैं। देखो मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। अब नेक्स्ट है दर्पण सूत्र। देखो देखो दर्पण में इसके ध्रुव से वस्तु तक की दूरी u, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी v तथा फोकस दूरी f से प्रदर्शित की जाती है। देखो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, दर्पण सूत्र। अब इसके बाद में देखते हैं आवर्धन। क्या होता है आवर्धन? देखो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन से यह ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितने गुना आवर्धित है। इससे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। यदि बिंब वस्तु की ऊंचाई h तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो तब गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन आवर्धन का सूत्र क्या है? इसमें हो जाएगा m से डिनोट करते हैं इसे, तो m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे में हो जाएगा बिंब की ऊंचाई। अब नेक्स्ट देखते हैं आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है शॉर्ट वो होता है m बराबर -v/u। अब देखते हैं आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ यह है कि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा है। इसके बाद में नेक्स्ट है आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह का अर्थ यह है कि यह प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा है। ठीक है, अब इसके बाद में है कि आवर्धन प्लस 1.5 का क्या अभिप्राय है? तो इसमें है प्लस चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनेगा जो वस्तु के आकार का 1.5 गुना बनेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें प्रकाश का अपवर्तन। देखो प्रकाश का अपवर्तन, तो देखो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका पथ विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नोट है इसके अंदर, यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसके बाद में है यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब नेक्स्ट इसके बाद में है कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। ये इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं जब आपतित किरण
ए बी सतह से टकराती है तो किरण कांच के गुटके में प्रवेश करते समय अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब अपवर्तन पृष्ठ सीडी से होता है तो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, इसलिए प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है अपवर्तन के नियम। नेक्स्ट है अपवर्तन के नियम। देखो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण की ज्या साइन आई व अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात स्थिर होता है, इसे स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, यदि आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर हो तब साइन आई बराबर साइन आर बराबर स्थिरांक। देखो, इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब देखते हैं अपवर्तनांक क्या होता है। किन्हीं दो माध्यमों के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। एक प्रकाश किरण माध्यम एक से माध्यम दो में प्रवेश कर रही है। माध्यम एक में प्रकाश की चाल v1 तथा माध्यम दो में प्रकाश की चाल v2 है। तब इस माध्यम टू का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम एक में प्रकाश की चाल तथा माध्यम दो में प्रकाश की चाल के अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे n/1 से प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं इसका सूत्र क्या होता है। जो n/1 होता है तो इस बराबर इसका फॉर्मूला, माध्यम एक में प्रकाश की चाल और माध्यम दो में प्रकाश की चाल क्या होते हैं, v1/v2। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं। अब देखो ये n12, इसे ईंटा भी बोलते हैं इस चिन्ह को, ये n की तरह चिन्ह है, इसको ईंटा भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं माध्यम दो में प्रकाश की चाल और माध्यम एक में प्रकाश की चाल, ये हो जाएगा c/v। अब इसमें नोट है, नोट देखते हैं क्या है। देखो, यदि माध्यम एक में निर्वात या वायु तब माध्यम दो में का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यदि वायु में प्रकाश की चाल c तथा माध्यम में प्रकाश की चाल v हो तब माध्यम का अपवर्तनांक nm होगा। इसके बाद में देखते हैं nm बराबर वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल c/v। अब देखते हैं उदाहरण के लिए जल का अपवर्तनांक 1.33 है। इसका अर्थ यह है कि वायु में प्रकाश का वेग तथा जल में प्रकाश के वेग का अनुपात 1.33 है। अब इसके बाद में नेक्स्ट है, अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट है लेंस। लेंस देखो, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं लेंस कहलाते हैं। अर्थात लेंस में कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होता है। लेंस के प्रकार, लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब देखते हैं उत्तल लेंस क्या होते हैं। जिस लेंस में बाहर की ओर दो गोलीय पृष्ठ होते हैं उसे उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस कहते हैं और ये लेंस किनारों पर पतले तथा बीच में मोटे होते हैं। अब नेक्स्ट है अवतल लेंस। देखो, जिस लेंस में अंदर की ओर वक्रित दो गोलीय पृष्ठ होते हैं उसे अवतल लेंस कहते हैं और इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ये लेंस किनारों पर मोटे तथा बीच में पतले होते हैं। अब नेक्स्ट है लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो पहला है वक्रता केंद्र। देखो, किसी लेंस में चाहे वह उत्तल हो अथवा अवतल दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इन गोलों के केंद्र में लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें C1 व C2 से प्रदर्शित किया जाता है। अब नेक्स्ट है मुख्य अक्ष। देखो, किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। अब है प्रकाशिक केंद्र।
लेंस का केंद्रीय बिंदु लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। इसे ओ से निरूपित करते हैं। अब नेक्स्ट है द्वारक। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास द्वारक कहलाता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट है उत्तल लेंस का मुख्य फोकस। देखो, उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें उससे अपवर्तित होकर एक बिंदु पर अभिसारित हो जाती है। मुख्य अक्ष पर यह बिंदु उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। अब इसके बाद में देखते हैं उत्तल लेंस का मुख्य फोकस। अवतल लेंस का मुख्य फोकस। अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष पर स्थित यह बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। इसके बाद में है नेक्स्ट फोकस दूरी। देखो, फोकस दूरी क्या होता है? किसी लेंस के मुख्य फोकस की प्रकाशीय केंद्र से दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी को एफ से दर्शाया जाता है। अब नेक्स्ट है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां क्या क्या है? तो इसमें पहला है जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F2 पर, प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा। इसके बाद में नेक्स्ट है जब वस्तु 2F1 से परे हो तो प्रतिबिंब की स्थिति F2 तथा 2F2 के बीच, प्रतिबिंब का आकार छोटा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा। देखो, जब वस्तु 2F1 पर हो तो देखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति 2F2 पर, प्रतिबिंब का आकार समानाकार, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा। जब वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच हो, प्रतिबिंब की स्थिति 2F2 से परे, प्रतिबिंब का आकार बड़ा, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा। नेक्स्ट इसके बाद में देखते हैं जब वस्तु फोकस F1 पर हो, प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर, प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक बड़ा, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा। देखो, फोकस F1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच प्रतिबिंब की स्थिति बराबर, जिस ओर बिंब है लेंस के उसी ओर प्रतिबिंब का आकार बराबर क्या होता है? बड़ा। तो अब देखते हैं इसमें प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? आभासी तथा सीधा। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। देखो, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां। तो पहला है अनंत पर प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F1 पर, और प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा, प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा। नेक्स्ट है अनंत तथा लेंस के प्रकाशीय केंद्र O के बीच प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? फोकस F1 तथा प्रकाश केंद्र O के बीच, प्रतिबिंब का आकार छोटा, प्रतिबिंब प्रकृति आभासी तथा सीधा। इसके बाद में है गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। देखो, सभी दूरियां लेंसों के प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की ऋणात्मक ली जाती है। प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर दूरियां ऋणात्मक तथा दाईं ओर धनात्मक मापी जाती है। इसके बाद में है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या है? यदि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से बिंब दूरी म्यू और प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f हो तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में आवर्धन। आवर्धन क्या होता है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है। m बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे में बिंब की ऊंचाई हो गया। नेक्स्ट इससे को डिनोट करते हैं h डैश और बटे में s से। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन बिंब
दूरी म्यू तथा प्रतिबिंब दूरी v हो तो आवर्धन m बराबर क्या होगा, h डैश और बटे में h, और हो जाएगा v अपॉन u। ठीक है, इसी के साथ में अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट और है कि जो लेंस लेंस की क्षमता होती है वो और है। तो लेंस की क्षमता देखो, किसी लेंस द्वारा प्रकाशीय किरणों को अभिसारित या अपसरित करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं और इसका फॉर्मूला हो जाएगा P बराबर 1/f। नेक्स्ट देखते हैं इसमें लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर होता है। जब फोकस दूरी को मीटर में व्यक्त करते हैं तो एक डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। देखो, अब ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।